हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, मादा जनन तंत्र को। और मादा जनन तंत्र में हम लोग आपको बिल्कुल लास्ट में छोड़ा था और उससे आगे की स्टोरी को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने प्यार से अपने द बायो वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बने रहे मेरे साथ लास्ट तक, कंटिन्यू देखेंगे। आज तो बात करेंगे, आज हम लोग ये लेक्चर नंबर जो है 4 नंबर का रहने वाला है, मानव जनन तंत्र। ये आपका जो है चैप्टर नंबर न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 है, पुराने के अकॉर्डिंग आपको 3 दिखेगा, ठीक है। तो इसे दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था मादा जनन तंत्र को लास्ट क्लास में, मादा जनन तंत्र, ठीक। मादा जनन तंत्र में हमने लास्ट तक पढ़ लिया था और लास्ट में आपको मैंने योनि के बारे में बताया था, ठीक। थोड़ा सा एक डायग्राम से कुछ समझेंगे कि देखो कुछ मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा था, कुछ इस प्रकार से आपने पढ़ा था। इसके बारे में आपने ये रहता है आपका इसके बारे में, और ये जो रहेगा वो जा करके आगे थोड़ा सा पतला हो जाता है और फिर जा करके ऐसे जो है खुलता है। यह संरचना के बारे में, ठीक। तो ये संरचना थी, मैंने इसको नाम दिया था योनि, वजाइना। इसके बारे में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज इससे आगे की कहानी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की जो आगे की जो कहानी शुरू होगी, ठीक, तो उसे हम क्या एक टाइटल लिखेंगे यहाँ पर, और आप जब बुक में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो टाइटल लिखेंगे हम लोग इसका मादा बाह्य जननांग करके, ठीक है। क्या लिखेंगे? मादा जनन के बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक। इसके अंतर्गत पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फटाफट देखेंगे। इसके बाद में एक इमेज क्लियर हो जाएगी और फिर इसके बाद में आप आराम से अपने पेपर में लिख सकते हो, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं आप लोग, यहाँ से सिंपल सी एक संरचना बनाएंगे। बीच में एक स्पेंडल लाइक संरचना होती है, स्पेंडल लाइक जिसे बोलते हैं तर्कु रूपी, तर्क रूप, तर्कु, ठीक। ये बन जाएगा आपका तर्कु। और इसके बाहर क्या होते हैं आपके? इसके बाहर होते हैं आपके, ये हो जाएगा एक, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा जाएगा, जिसे हम बोलेंगे लघु भगोष्ठ। क्या बोलेंगे? लघु भगोष्ठ बोलेंगे। और इसके भी बाहर क्या होता है आपके? दीर्घ भगोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? तो बात करेंगे दीर्घ भगोष्ठ होते हैं, ठीक। दीर्घ भगोष्ठ होते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, चलिए कोई नहीं, समझ लेंगे आप लोग। और इसके बाद में यहां से ये संरचना यहाँ पर रहेगी आपकी यू, और इसी प्रकार से एक यहां से निकल जाएगा ऐसे, ठीक। यू निकल जाएंगे ऐसे, यू। ये जो है आपके, ये जो पैर वाली संरचना रह जाती है इधर से, और ये यहाँ से ज्वाइंट रहता है, ठीक। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा निकाल दिया है तो मैं थोड़ा सा हल्का सा करूंगा यू। और इस रीजन को जो रहता है, ये वाला रीजन रहता है ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला रीजन रहता है, जिसे हम जगन सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जगन सेल। और इसी पर क्या होते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं, रोमजीय त्वचा होती है। तो जैसे ही कोई भी लड़की जब युवावस्था में, युवावस्था प्रारंभ होती है, यौवन प्रारंभ होता है, मतलब बोले तो 14 से, ठीक है, 12 से 14 साल में, 14 बरस की अवस्था जब होती है तो उस टाइम पर क्या होते हैं, यहाँ पर बाल आ जाते हैं, ठीक है। बाल आ जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इनको? प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? प्यूबिक हेयर बोलेंगे। ये आपके बाहर से होते हैं, बाहर ये संरचना रहती है, यहाँ पर ये एक बसा की बनी संरचना होती है, बसा पाई जाती है यहाँ पर। तो ये गद्देदार फूले हुए भाग होता है, ठीक है। और एक सेल जैसा होता है, इसका नाम ही हिंदी बोलते हैं जघन सेल, जघन सेल। वैसे आपको प्यूबिस मॉन्स करके लिखते हैं, ठीक है। एक नाम और इसका हो जाएगा प्यूबिस मॉन्स, इसका नाम हो जाता है, वैसे इसे जघन सेल बोलते हैं। ठीक, ये आपकी बाहर की संरचना रहती है। इसके बाद में अंदर की बात करते हैं, ये वाले इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी दिखेगा, जो बाहर दिखता है ये वाले, इन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ भगोष्ठ बोलेंगे। दीर्घ भगोष्ठ, दीर्घ ओष्ठ, ये ओठों जैसी संरचना होती है, ठीक है। कैसी होती है? ओठों जैसी संरचना होती है। और ये कैसे होते हैं? मांसलों होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक, मोटे होते हैं। तो इनको क्या होता है? ये मतलब जो नर जनन तंत्र होता है जिसमें हम पढ़ते हैं वृषण, तो ये वृषण के समजात होते हैं। यहां पर लिख लेंगे, वृषण के समजात होते हैं, ठीक। इसके बाद में अंदर वाली बात करते हैं, ये बाहर हो गए। अब ये अंदर की, ये संरचना जो इधर है वही इधर है, मतलब चारों तरफ से घेरे हैं, ऊपर भी ऐसी गई हुई है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर वाले की, तो ये छोटे वाले रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं लघु। जो छोटा होता है उसे बोलेंगे लघु। भगोष्ठ का नाम भगोष्ठी रहेगा, ठीक है। ये भी आपके ओठों की संरचना होती है, ये थोड़े से छोटे होते हैं, इनसे पतले होते हैं, ठीक। दूसरी बात, इनमें क्या होती है? इनमें थोड़ी सी बसा ज्यादा होती है, इनमें बसा भी कम होती है। दूसरा इसमें जो डिफरेंस देखेंगे, तो इनमें क्या होता है, इनमें बात कर रहे हैं, इसमें तेलीय ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां, मतलब पसीने की ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां दोनों पाई जाती हैं इनमें। इसमें क्या होता है? इसमें केवल तेली ग्रंथियां पाई जाती हैं, बसा ग्रंथियां इसमें नहीं पाई जाती। जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक। पसीने ग्रंथियां इसमें नहीं होती है, इसमें होती बड़ी वाले, ठीक। इसके बाद करते हैं बात इसके अंदर की। तो ये जो अंदर का ये जो तर्कु रूप जो बना हुआ है, ये वाला पूरा ये रहता है, इसे बोलते हैं प्रकोष्ठ, ठीक। क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ बोलते हैं, प्रकोष्ठ। अब इस प्रकोष्ठ के अंदर, इस प्रकोष्ठ के अंदर, प्रकोष्ठ जो होता है, प्रकोष्ठ मतलब जो आपके जो छोटे यानी लघु भगोष्ठ होते हैं, लघु भगोष्ठ के चारों ओर घिरी हुई संरचना, तर्कु रूपी संरचना होती है, जिसे प्रकोष्ठ बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ बोलते हैं। फिर से ध्यान रखेंगे, लघु भगोष्ठ से घिरी हुई संरचना, लघु भगोष्ठ से घिरी हुई तर्क रूपी संरचना को प्रकोष्ठ कहते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे? प्रकोष्ठ, ठीक। अब इस प्रकोष्ठ की बात करेंगे, तो प्रकोष्ठ में क्या होता है आपका? ऊपर की ओर यहाँ पर क्या रहता है? एक यहाँ पर क्या रहता है? ये वाला जो एक एक अंग होता है यहाँ पर, ये वाला अंग, जिसे क्या बोलते हैं? भग शिशन बोलते हैं, भग शिशन, ठीक। भग शिशन, भग शिशन क्या होता है? ये आपके शिशन का समजात होता है। जो नर में शिशन होते हैं, शिशन होता है, एक होता है, होते नहीं, शिशन होता है, उसके समजात होते हैं, शिशन के समजात, ठीक। ये मैं जो लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपके दीर्घ भगोष्ठ हैं, ये वृषण के समजात होते हैं, ठीक। नर के वृषण के समजात होते हैं। इसको मैं एक में ऐसे करके बंद कर दूंगा और इसको आसानी से आप याद कर लोगे। इधर बात करेंगे भग शिशन की, तो ये जो रहता है आपका शिशन के समजात होता है, ठीक है। शिशन जैसा दिखता है, शिशन जैसा उत्तेजनशील होता है, बट इतना लंबा नहीं होता है, बेलनाकार होता है, बिल्कुल से दिखता है, लेकिन क्या इसमें उतना लंबाई नहीं होती इसकी, ठीक। इसके बाद क्या बात करते हैं? तो इसके नीचे आते हैं, तो नीचे की ओर क्या होता है? इसके नीचे, नीचे की ओर छिद्र होता है। इस पूरे सेना को भगोष्ठ में बोलूंगा, तो मैं उस भगोष्ठ को चलो लिखे रहने देंगे, ये भगोष्ठ हो जाएगा आपका। अब इस भगोष्ठ में क्या होता है? ये पूरी संरचना ये वाली ऐसी जो बनी होती है, ये इस भगोष्ठ में होती है, ठीक। अब इस भगोष्ठ में क्या होता है? सबसे एक जो आपका ऊपर छिद्र होता है, इसे, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस छिद्र को नाम देंगे मूत्र छिद्र, मूत्र छिद्र। जो क्या होता है? जो मूत्र मार्ग होता है, इसको बाहर की तरफ खोलता है। मूत्र छिद्र क्या करेगा? मूत्र को, मूत्र मार्ग होता है, इसे बाहर की ओर खोलता है, बाहर की ओर खोलता है, इससे क्या होता है? यूरिन होता है वो पास होता है, ठीक। क्लियर? इसके बाद में बेटा बात करेंगे, इसके नीचे एक और छिद्र होता है, जिस छिद्र को क्या बोलते हैं? योनि छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि छिद्र, ठीक। क्या बोलते हैं? योनि छिद्र बोलते हैं। अब इस योनि छिद्र बोलते हैं, तो ये क्या करेगा? ये जो मादा हो, स्त्री होता है, स्त्री होती है, इसका जो आपका जनन मार्ग होता है, तो जनन मार्ग को बाहर की ओर खोलती है,
ठीक, बाहर को खोलती है और यहाँ से क्या होता है, शिशन होता है, वो एंट्री करता है मैथुन के समय, और जिसके थ्रू क्या होते हैं आपके स्पर्म या वीर्य होता है वो मादा जननांग या जनन मार्ग में पहुंचता है। ठीक, क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने केवल इस संरचना को जाना। थोड़ा सा बात थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, तो इसके नीचे जस्ट इसके सामने क्या है, क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और छिद्र होता है जिसे गुदा द्वार बोलते हैं। ठीक, गुदा बोलते हैं, जो क्या करते हैं मलाशय को बाहर, मतलब जो मलाशय होता है, जो आपका मलाशय है, जो आहार नाल होता है उसको बाहर की ओर खोलता है। ठीक है, जो हमारा आहार नाल जिसे हम खाना खाते हैं वो गुदा के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, और जो आपका मूत्र छिद्र होता है जो आपका क्या करता है, आपके जो यूरिन होता है उससे बाहर निकालता है मूत्र को, तो मूत्राशय को बाहर की ओर खोलता है। ठीक, और ये आपका क्या है, जनन छिद्र जो आपका मेन होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी बात आपको और क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर जहां पर आपका ये होता है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, वो मैं एक पेन चेंज करूंगा, इससे बना दूंगा रेड, चलिए रेड दिख जाएगा, रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर बहुत पतली सी एक झिल्ली पाई जाती है योनि छिद्र के ऊपर। ठीक है, योनि छिद्र के ऊपर एक बहुत पतली सी झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को बेटा हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। सबकी बात करेंगे जब लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे सबके बारे में, इसे हाइमन बोलते हैं। अभी आप केवल नाम लिखिए कौन सी चीज कहां पर आती है, ठीक, वो बात कर रहे हैं अभी। तो अभी तक आपने क्या देखा, गुदा देखा। ठीक, यहाँ पर 2 छिद्र होते हैं, इस पूरे को मिलाकर प्रकोष्ठ बोलते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपका योनि छिद्र, हाइमन, और ऊपर आपको क्या आता है, वक्ष शिशन आता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में इसके ऊपर क्या होती है, एक एक्स्ट्रा और बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। ठीक, ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा बात करेंगे, लिखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी जो मुझे मेन ग्रंथि पढ़नी है, एक चीज और यहाँ पर मैं लेवल करना चाहूंगा क्योंकि बाद में करनी पड़ेगी। इसके यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इधर और इधर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, योनि के इधर उधर क्या होती है, 2 ग्रंथियां पाई जाती है, इस ग्रंथि को बोलते हैं बर्थोलिन। क्या बोलते हैं बेटा, बर्थोलिन बोलते हैं। ये बर्थोलिन क्या होती है, बर्थोलिन की बात करते हैं, काउपर ग्रंथि के समरूप होती है। ठीक, काउपर ग्रंथि के समरूप होती है, जो क्या करती है, स्नेह का काम करती है। जब मैथुन क्रिया होती है उस टाइम पर मैथुन को सुगम बनाती है, यहाँ से स्नेह का काम करती है, जो श्रावण निकलता है वो उसमें लग करके उसको स्नेहक बनाते हैं। इसके बाद में क्या करती है, जो यहाँ पर जो नियोनी होती है उसको नमी युक्त रहती है, चिपचिपे रहती है। ठीक है, ताकि कोई बाहर से बैक्टीरिया जो है वो अंदर तक ना पहुंच पाए और यहीं पा करके चिपक जाए। ठीक, जो भी बाहर से पार्टिकल जाने के चांस रहते हैं उसके लिए, तो ये बर्थोलिन ग्रंथि हो गई। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग देखेंगे, ऊपर से मैंने यहाँ से पढ़ा था प्यूबिस जघन सेल लिखा हुआ था। ठीक, जघन सेल, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे जघन सेल। थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर करेंगे, बाकी डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे जघन सेल बात करेंगे, जघन सेल क्या करते हैं, यह क्या होता है आपका, यह कैसा होता है, तो यह बात करेंगे। आपका जघन सेल होता है, यह कोमल गद्दीदार, कोमल गद्दीदार होता है। ठीक है, गद्दीदार होता है। ठीक, गद्दीदार होता है, जिस पर यौवनारंभ के समय प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। ठीक, तो ये किसकी बात हो जाती है, ऊपर वाले की बात हो जाती है, जघन सेल की। ठीक है, ऑर्बिसमॉन्स। इसके बाद में सेकंड क्या रहता है आपके, नीचे आते हैं हम तो बड़ी सी संरचना देखते हैं, ओठों जैसी संरचना, जिसे क्या बोलते हैं आपको लोग दीर्घ भगोष्ठ बोलते हैं। क्या लिखेंगे, दीर्घ भगोष्ठ, दीर्घ भगोष्ठ। इसका जो इंग्लिश नाम हो जाता है लेबिया भगोष्ठ है। ठीक है, दीर्घ है तो बोलेंगे मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। माइनोरा छोटा होता है तो उसे वो सेकंड वाले को माइनोरा बोलते हैं। तो ये भी आप इंग्लिश नाम लिख लेंगे इसका, उसका मैं उधर लिख दिया था। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होती है, ओठों की भांति, ओठों की तरह की संरचना होती है। ठीक है, ओठों की तरह या ओठों की जैसी
संरचना होती है, संरचना होती है। तो इसमें क्या होती है, इसमें और अपने तरफ से कर लेंगे, मैं बता रहा हूं आपके लिए। ओठों की संरचना होती है जो योनि को या जो पूरा जो ट्रैक होता है, इसकी पूरा संरचना होती है, इसको चारों तरफ से घेरे रहती है। दूसरी बात, ये वृषण के समजात होते हैं। ठीक, तीसरी बात क्या लिखनी है आपको इसमें, यह है, ठीक है, तीसरी मैंने बता दी, ये ओष्ठों की तरह होती है और वृषण के समजात होती है। दूसरी बात इसमें लिखनी है, इसमें क्या होती है, इसमें आपके तेल और श्वेत ग्रंथियां। ठीक, कौन सी बात करेंगे, श्वेत ग्रंथियां, श्वेत मतलब पसीने वाली ग्रंथियां। ठीक, और तेलीय ग्रंथियां, इससे म्यूकस निकलता है, तेल जैसा सब्सटेंस, तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, और इसमें क्या होते हैं, मोटे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, बसा बने होते हैं, मतलब इसमें बसीय ऊतक पाए जाते हैं। ये पतले होते हैं तो इसमें बसा की मात्रा कम होती है। तो इसके बाद में दूसरा आपका कौन सा आ जाता है, लघु, लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ की बात करते हैं, जिसे हम बोलेंगे लेविया मैनोरा, LABIA, माइनोरा। ये मेजोरा था, ये है माइनोरा। ठीक, तो इसमें बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये छोटे पतले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पतले होते हैं, पतले होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो भगोष्ठ प्रकोष्ठ होता है इसको घेरे रहते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, आप अपने हिसाब से बना लोगे, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी सीमित है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, पतले होते हैं, प्रकोष्ठ को घेरे रहते हैं, चारों तरफ से घेरे, ये आपकी संरचना प्रकोष्ठ होती है, घेरे रहते हैं। ठीक, प्रकोष्ठ को घेरे रहते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये वाले आपके छोटे वाले हो जाते हैं, ये बाहर वाले, ये वाले। ठीक, इसमें क्या होता है, देखो इसमें श्वेत ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां होती है, लेकिन ये वाली नहीं होती है, केवल तेलीय ग्रंथियां, ये तेलीय ग्रंथियां। इसमें क्या, ये नहीं होती है, श्वेत नहीं होती है, केवल तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है, तेलीय ग्रंथियां, ये वाली आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। और ये क्या करता है, ये जो तर्कूरूपी प्रकोष्ठ को इसको घेरे रहते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं बेटा अब स्पेंडल की, या मुझे बोलते हैं इसके लिए क्या, प्रकोष्ठ। ठीक, तो इसको हटा देंगे और अगली जो हेडिंग लिखेंगे आप लोग यहाँ पर प्रकोष्ठ के बारे में, प्रकोष्ठ। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ जो होता है, ये आपका एक तर्क रूपी संरचना होती है। ठीक है, कैसी होती है, तर्क रूपी, तर्क रूपी संरचना होती है। ठीक, जो क्या रहती है, आपके जो छोटे से भगोष्ठ होते हैं, लघु भगोष्ठ, इनसे चारों ओर से घिरी रहती है। ठीक, अब लिखेंगे इसके ऊपरी सतह पर, इसके इसके ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर एक वेलनाकार, वेलना आकार, अंगुली नुमा बेलना आकार संरचना होती है। ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे, संरचना होती है जिसे भागशिशन या क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, भागशिशन। भागशिशन कहते हैं, इसी को बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक, अब इसमें बात करते हैं ये किसका समजात होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भग शिशन होता है, वो आपके शिशन के समजात होता है, पुरुष के शिशन के समजात होता है। ये एक उत्तेजनशील, संवेदनशील, या बोलेंगे उत्थान यानी इरेक्टाइल, इरेक्टाइल जैसा एक अंग होता है। ठीक, बिल्कुल शिशन जैसा होता है, तो लंबा नहीं उतना होता है। ये बात में अभी कर रहे थे। इसके बाद में आपका अगला जो रहता है, इसमें इसके नीचे, इसके नीचे बात कर रहे हैं, इसके नीचे, तो इसके नीचे क्या होता है, मूत्र छिद्र होता है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा दोनों छिद्र, मूत्र छिद्र। ठीक, और इसके बाद में क्या होता है, मूत्र छिद्र के नीचे क्या रहता है आपका, एक दूसरा छिद्र होता है जिसे बोलते हैं योनि छिद्र।
क्या लिखेंगे, योनि छिद्र। ठीक, छिद्र मतलब समझ रहे होगे, योनि छिद्र और मूत्र छिद्र, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग यदि मूत्र छिद्र की, तो ये क्या करता है आपका, मूत्र को बाहर निकालता है। देखो ये संरचना रहती है यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। जब तक हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र के, उसमें मूत्र मार्ग और जो आपके शुक्राणु आते, वीर्य आते थे, उनका एक ही रास्ता था। यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर दो छिद्र अलग अलग है। ठीक, एक मूत्र वाला, दूसरा बर्थोलिन वाला, सॉरी दूसरा आपका योनि छिद्र वाला। ठीक, वो कोई छिद्र नहीं होता, ग्रंथि होती है। बात करेंगे अभी इसके बाद, इसी में पढ़ेंगे योनि छिद्र। तो योनि छिद्र की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, इसका काम रहता है आपका ये मादा मादा जनन मार्ग, मादा जनन मार्ग को बाहर खोलता है, बाहर खोलता है, बाहर की ओर खोलता है, बाहर खोलता है, एक ही बात है। ठीक है, बाहर खोलता है। ओके, इसी से होकर के सेशन होता है वो एंट्री करता है, और इसी के थ्रू क्या होता है, जो जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर जो बेबी होता है वो बाहर आता है। ठीक, वो सब आपका ये वाला मैन जो जन्म में जो काम करता है, जन्म में ये वाला करता है योनि छिद्र। इसका कोई जन्म में कोई इंपोर्टेंस नहीं, बट इसके अंतर्गत आता है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें जो ग्रंथि है, इसके इसमें ग्रंथि जो है आपकी शिश्न के चारों ओर में, योनि छिद्र के चारों ओर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, योनि छिद्र में क्या होता है, यहाँ पर एक संरचना होती है, बहुत पतली सी झिल्ली होती है, हाइमन, इसकी बात करेंगे। इसके बाद में अगला लिखेंगे। जब योनि छिद्र देखते हैं तो योनि छिद्र के चारों ओर क्या होता है, आपकी बहुत पतली सी मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है, जिसे हाइमन कहते हैं। ठीक, एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। और जनरली ऐसा पहले माना जाता था, अभी भी जो लोग अनभिज्ञ हैं बताना चाहूंगा अपने के लिए, तो इससे माना जाता है कि ये जो रहती है जेनेटिक पहचान होती है, कुंवारी की पहचान होती है, जिसके अंदर, जिस लड़की के अंदर ये झिल्ली होगी, इट मीन वो कैसे होगी, मतलब वर्जिन होगी। लेकिन इसका वेजिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सिंपल से होती है, जो भी हमको फिजिकली वर्क जो लड़की करती है, ठीक, एक्चुअली स्पोर्ट्स हैं, जो आपके स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो खेल में पार्टिसिपेट करते हैं या साइकिल चलाते हैं या कोई भी मतलब भारी भरकम काम करते हैं, उस टाइम पर ये टूट सकती है और टूट जाती है। ठीक, तो इसका ये कोई रिलेशन नहीं कि वेजिनिटी से कोई लेना देना नहीं इसका। ठीक, तो वो बात हो जाती है बेटा किसकी, हाइमन की। ये पतली झिल्ली होती है, लिखना चाहो तो सकते हैं, पतली झिल्ली होती है जो योनि को ढके रहती है। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पतली झिल्ली होती है। और एनसीईआरटी ये लाइन लिख के देती है जो मैंने अभी बोली है आपके लिए, झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है जो योनि को ढके रहती है। ठीक, योनि को ढके रहती है। ओके, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं इसकी मेन ग्रंथि जो पढ़नी है आज का, इसमें इसका जो है लास्ट टॉपिक है बर्थोलिन ग्रंथि के बारे में। अब यहाँ पर मैंने वो चीज नहीं लिखी है जो एनसीईआरटी बोलती है, वो मैंने आपको बोल के बता दी है कि हाइमन के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है और आप लोगों को इसके बारे में क्या सोच रखती है। ठीक, अब बात कर रहे हैं किसकी, बर्थोलिन ग्रंथि। ये बर्थोलिन ग्रंथि होती है, ये मानव के यानी इंसान में बात करते हैं, मतलब नर में, तो नर में ग्रंथि होती है काउपर ग्रंथि, जो क्या करती है सेक्स के टाइम पर क्या करती है, मैथुन के टाइम पर एक स्नेह का काम करती है। उसका जो स्राव होता है वो स्नेह का काम करता है, और उसमें मैंने बताया वो क्षारीय होता है, जो आगे जाकर के शुक्राणु जो उसकी योनि होती है उसकी अम्लता को भी खत्म करता है। और उस अम्लता से क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो एक्टिवली क्या परफॉर्म कर पाते हैं, आगे के लिए जा पाते हैं। ठीक, यहाँ पर जो वर्तुलिक ग्रंथि होती है, यहाँ पर भी यही काम करती है वर्तुलिक ग्रंथि, ये भी क्या है, स्नेह का काम करती है। तो यहाँ पर वर्तुलिन में हम लिख देंगे, बर्थोलिन में हम लिखेंगे यहाँ पर, यह स्नेहक, स्नेहक की भांति कार्य करती है। स्नेहक की भांति, इसमें जो जो द्रव निकलता है वो करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंटेंस बना के लिख देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तभी आपको। इससे स्रावित द्रव, इससे स्रावित द्रव स्नेहक के रूप में कार्य करता है, स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ठीक, कार्य करता है।
ये सिंपल सी बात हो जाती है बर्थोलेनिक ग्रंथि की। जब सेक्स होता है, जब मतलब कोई भी मेल फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, तो उस टाइम पर इससे क्या एक निकलता है, एक आपका एक स्राव निकलता है, एक द्रव निकलता है। वो द्रव क्या करता है, उसमें एक लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, जो उसमें कॉपर करती थी नर में, तो यहाँ पर आकर बर्थोलेन मिल जाती है। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बाह्य जननांग, जिसे एक्सटीरियर जेनेटेरिया बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में हमें और क्या पढ़ना है, तो इसके बाद में एक ग्रंथि छूटी हुई है जिसे हम बोलते हैं स्तन ग्रंथियां। स्तन के बारे में बात करते हैं, तो इसको हटा देंगे, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी तक जितना पढ़ा है मादा बाह्य जननांग में किसी भी प्रकार की किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक रहता है तब आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी समझा तो कोई भी कहीं से भी, जो मैंने इतना बताया है यहाँ तक। इसके बाद में अगली जो कहानी आएगी आपकी, अगली स्टोरी शुरू होती है बेटा यहाँ से आपके किसकी बात करते हैं, तो स्तन ग्रंथियां की बात करेंगे। ठीक, क्या बात करेंगे, स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो अब यहाँ पर आप लिख लेंगे स्तन, स्तन ग्रंथि लिख लेंगे, स्तन ग्रंथियां लिख लेंगे, स्तन लिखेंगे। ठीक, मानव स्तन, सिंपल। स्तन की बात करते हैं तो स्तन दोनों में होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। ठीक, पहले थोड़ा समझेंगे। स्तन जो होते हैं वो आपके मेल बॉडी में भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। मेल फीमेल तो समझ रहे होगे, मतलब नर और मादा। ठीक, दोनों में होते हैं। जो नर में स्तन होते हैं, कैसे होते हैं, आपके नॉन सक्रिय होते हैं, मतलब असक्रिय होते हैं, असक्रिय। ठीक, और ये फीमेल वाले जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सक्रिय होते हैं। ये दोनों में होते हैं, मेल में होते हैं और फीमेल में होते हैं। या बोल सकते हैं इसमें कैसे होते हैं, अविकसित होते हैं, इसमें विकसित होते हैं। एक मिनट और लिख सकते हो आप लोग, जो फीमेल बॉडी होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें जो स्तन होते हैं वो विकसित होते हैं, और इसमें कैसे होते हैं, अविकसित होते हैं, अविकसित। ठीक, तो आप मैंने 2 वर्ड लिख दिए, आप जो भी मन चले वो आप जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आंसर में। मेल में असक्रिय अविकसित और फीमेल में सक्रिय और विकसित होते हैं। इनकी बात करते हैं तो ये जो रहते हैं आपके, इनका काम क्या है, देखो स्तन का काम होता है दुग्ध का निर्माण करना, दुग्ध का निर्माण करना। कोई भी लेडी है और वो मतलब जो प्रेग्नेंट होती है, जिस टाइम पर डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी टाइम पर क्या रहता है, ये हार्मोन्स की चेंज से, यहाँ पर भी हार्मोन्स आपके एक्टिव रहते हैं। एक हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पर 2 हार्मोन्स को पढ़ने, वैसे हार्मोन्स अलग पढ़ाएंगे हम लोग इसको। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, और एक आपका होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये मेन हार्मोन्स हैं जो इसमें यानी दुग्ध निर्माण की क्रिया में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन क्या करता है, थोड़ा सा बताएंगे आपको। प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, निर्माण करता है, दुग्ध का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये दूध को बाहर निकालता है। ठीक, इसको बाहर निकालने में तो श्रावण में हेल्प करता है, दुग्ध श्रावण में हेल्प करता है, ये दूध के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक, दूसरी हम बात करते हैं तो स्तनधारी में, स्तनधारी में क्या होता है, एक लक्षण होता है कि स्तनधारी जितने भी होते हैं, जितने मैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे मतलब जो जन्म में क्या होते हैं, अंडे नहीं देते हैं, और वो सीधे अपने बच्चे को देते हैं, बच्चे जन्म देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, फीड कराते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की पीढ़ी के लिए क्या होते हैं, उसमें एक दुग्ध, एक स्राव होता है, दुग्ध बनाते हैं। ठीक, जितने मैमल्स होते हैं उनकी इनकी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, दुग्ध बनाती हैं अपने बच्चे को फीड कराने के लिए। ठीक, ये कुछ लक्षण हो जाते हैं मैमल्स के। तो अब हम बात करेंगे अपने मतलब इंसान के अंदर जो होती है ये होती कैसे, दिखते कैसे हैं। तो सिंपल से हम बात करें इनकी जो स्तन ग्रंथियां की, तो स्तन ग्रंथियों में क्या होते हैं, पूरी स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो आपके दो तरह के टिश्यू यानी ऊतक से बनी होती है। कौन कौन से ऊतक होते हैं, तो ऊतक एक आपका होता है एडिपोज, क्या बोलेंगे, एडिपोज, एडिपोज बोल देंगे, जिसे बोलेंगे बसीय ऊतक। ठीक, बसा ऊतक यानी बसीय ऊतक होता है। और ये बसीय ऊतक की वजह से कैसे होते हैं, ये इसमें कैसे होते हैं, सक्रिय, थोड़े से विकसित होते हैं। ठीक, कब विकसित होते हैं बात करेंगे, सब इसकी कहानी भी एक एक करके। और दूसरा होता है आपका ग्रंथीय, ग्रंथीय ऊतक। ठीक, ग्रंथीय ऊतक एडिपेट टिश्यू और ग्रंथीय ऊतक दो मिलकर बनाते हैं आपके पूरी स्तन ग्रंथि। जो स्तन होता है वो किसी 2 ऊतक बनाकर बनाते हैं, एक एडिपोज होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका ग्रंथीय होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होती है देखो, मतलब अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, कोई काम नहीं है, हमें पढ़ना है फीमेल की।
तो फीमेल की जब भी किसी भी लड़की की उम्र 12 से 14 वर्ष की होती है, ठीक है, बच्ची कितनी होती है 12 से 14 वर्ष की। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, सेकेंडरी जो लक्षण होते हैं, यौवना आरंभ, ठीक, यौवना आरंभ, यौवना अवस्था होती है वो प्रारंभ हो जाती है यहाँ से। ठीक, तो इस टाइम पर क्या रहता है, इसका जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स इनको क्या करेगा, जो स्तर ग्रंथियां होती है इनको स्टिमुलेट करता है, और जिसकी सहायता, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनमें उभार आ जाता है, उभार आ जाता है, उभार उभार आ जाएगा, इनसे क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से पहले से बड़े दिखेंगे। ठीक है, पहले क्या होते हैं, पहले से बड़े दिखते हैं, बच्चे में जो होते हैं, छोटे से बच्चे में होते हैं उनमें नहीं, लेकिन जब एज हो जाती है 12 से 14 वर्ष पर, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से उभार आ जाता है और वो बड़े दिखने लगते हैं। ठीक, पॉइंट क्लियर। इसके बाद में देखो यहाँ पर हार्मोन्स बेटा मैंने 3 लिख दिए, एक ये और तीसरा ये, इनका अच्छे से आपको ध्यान रखना है। प्रोलैक्टिन निर्माण करता है, ऑक्सीटोसिन स्राव करता है, ठीक, मतलब बाहर निकालने में हेल्प करता है, और जो आपका एस्ट्रोजन होता है ये इनिशियल, जब कोई भी मतलब बच्ची जब यौवना आरंभ में आती है उस टाइम पर क्या करती है, इनका विकास करती है। ठीक है, इस वजह से इनमें उभार आता है, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक, क्लियर। अब इनकी लोकेशनी बात करते हैं, तो लोकेशनी बात करते हैं, ये बच्च भाग में होते हैं, कहाँ होते हैं, बच्च भाग में होते हैं। ठीक, बच्च भाग में होते हैं, सामने की ओर होते हैं, बच्च भाग में सामने की ओर होते हैं, दाएं बाएं 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, सबको पता होगा, सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इसमें, तो अभी संरचना ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है आपका, ये आपकी जो पसली होती है, बच्च भाग में क्या होती है, पसली होती है, तो पसली होती है, तो पसली में कहाँ से, मतलब दूसरी पसली से, जो दूसरी पसली होती है दूसरे नंबर की सेकंड वाली, उससे लेकर के छठी पसली के बीच में होते हैं। कहाँ कहाँ लोकेशन होगी आपकी, दूसरी पसली जो आपकी सेकंड वाली पसली थी और 6 नंबर की पसली तक, वहां तक ही संरचना फैली रहती है। ठीक, अभी तक किसी बच्चे किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे लोकेशन हो, चाहे आपके ये उत्तर से रिलेटेड संबंधी है। ठीक, पूरी संरचना का डायग्राम बनाएंगे इसके बाद में। दूसरी बात क्या हो रही है, इसमें क्या रहते हैं आपके, इसमें एक ऐसे निप्पल संरचना पाई, जैसे मान लीजिए आपका ये जो है मैंने बना दिया, ये आपका क्या है, एक स्तन ग्रंथि है, और जिसके आगे यहाँ पर क्या रहते हैं, एक ऐसी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, निप्पल या चूचक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, निप्पल या चूचक बोल देते हैं। ठीक, क्या बोल देंगे, निप्पल या चूचक बोल देंगे। यह जो भाग होता है ये बहुत ही संवेदनशील अंग होता है। ठीक है, संवेदनशील समझ रहे होगे ना, बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव होता है। इसे टच करोगे तो यहाँ से सीधा से हो रहता है, क्या ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है। ठीक है, और जब बच्चा, जब मदर जो फीड कराती है बच्चे के लिए, तो बच्चा इसी को अपने मुंह में सक करता है, और सक करता है जिसे छूते टच करता है, तो उससे क्या होता है, मदर के ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है, यहाँ से प्यूबर्टी के अंदर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। तो हार्मोन्स क्या रहता है, एक हार्मोन्स यहाँ से एक्टिव हो जाता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करेगा, यहाँ से दूध को बाहर निकाल देता है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे इसी भाग में क्या होता है, इसी भाग में कुछ पार्ट हल्का सा आपको रंग युक्त मिलता है, कलरफुल पार्ट मिलता है, डार्क कलर का, गहरे रंग का होता है, जिसे हम बोलते हैं एरोला। क्या बोलते हैं, एरोला। ठीक, ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है, एरोला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एरोला, AEROLA, एरोला बोलते हैं। ठीक, और इसके आगे वाले ये संरचना रहती है, इसे चूचक यानी क्या बोले, निपल बोलते हैं, और यहीं पर जो डार्क रंग का जो पार्ट होता है, डार्क कलर का, गहरे रंग का, उसे क्या बोलते हैं, एरोला बोलते हैं। और इसके पीछे, ठीक, अभी हम बड़ा सा बना लेंगे, यहाँ पर क्या रहते हैं आपके, यहाँ पर रहती है आपकी पसली। ठीक, और यहाँ पर क्या रहते हैं, ये जो पाली होती है, इसमें ऐसे करके पाली होती है, और पाली में क्या होते हैं, छोटे छोटे अंगूर जैसे गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें हम दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, तो अब मैं कहानी को थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाएंगे, जो आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, और बाकी समझात मैंने दिया है, ये चीज आपको नोट करनी है, और बाकी जो डायग्राम बनाएंगे तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो दुग्ध ग्रंथियां की हम बात करते हैं आपकी, तो मैंने पसली की बात करेंगे, लोकेशन तो बच्च भाग में होती है, और बच्च भाग में कितने कहाँ तक होती है, तो पसली नंबर 2 से। अब पसली नंबर 2 ऊपर से काउंट करते हैं बेटा। ठीक है, जो पसली होती है ऊपर से काउंट करें नीचे के लिए, तो वहां पर आपकी 2 से और 6 नंबर तक जो संरचना रहती है वो किसकी मिलेगी, इस तरह की मिलती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, हर चीज क्लियर करते सकते हैं। सपोज देख मानिए ये यहाँ पर जो है संरचना, ये आपकी पसली रही, और यहाँ से ये जो संरचना बनेगी ये आपका रह जाएगी दुग्ध ग्रंथि। ठीक, थोड़ा सा बड़ा सा ज्यादा बन गया है, यहाँ से ये वाले
क्योंकि हर चीज को क्लियर मुझे दिखाना है, इस वजह से मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। ये रहा। अब यहाँ पर क्या रहते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, आपके पाली होते हैं। प्रत्येक दुग्ध जो आपका दो स्तन होता है, इसमें 15 से 20 पालियां पाई जाती हैं। ये भी ध्यान रखना, 15 से 20 दुग्ध पालियां या स्तन पालियां पाई जाती हैं। ठीक है, स्तन पालियां पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तन में कितनी होती हैं, 15 से 20 स्तन पालियां होती हैं। अब इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर छोटे 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 अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिनको हम दुग्ध ग्रंथियां बोलते हैं। इन्हीं में क्या होता है, दूध का निर्माण होगा। ठीक, अब ये जो ग्रंथियां होती हैं, सब जब छोटी छोटी करके जाकर के आगे जाकर के एक नली में खुलती हैं, ऐसे जाएंगी आगे जाकर के, और एक ऐसे करके एक नली में खुल जाएंगी, सारी नली में, जिसे हम क्या बोलेंगे, अब पहले प्राथमिक दुग्ध नलिका बोलेंगे, दुग्ध नलिका। और यहाँ पर जाकर के ये इकट्ठी होकर के एक नली में ऐसे खुल जाएगी, और एक नली जो रहेगी वो यहाँ पर क्या थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, जिसे हम बोलते हैं एम्पूला। क्या बोलेंगे, एम्पूला। एम्पूला करेगी क्या, यहाँ से जो दुग्ध का निर्माण होगा, जो दुग्ध का निर्माण होता है उसे क्या करते हैं, उस दुग्ध को स्टोर कर लेती है, दुग्ध का भंडारण कर लेती है, खुली हुई रहती है, तो ये भंडारण कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे संरचना क्या रहती है, ये सब जाकर के ऐसे पर्टिकुलर यहाँ पर खुलती हैं, जाकर के किसके पास में, तो चूचक के पास में खुलती हैं हो जाकर के। और जैसे यहाँ पे बच्चा ऐसा करता है, तो जो मदर मदर होती है, ठीक है, उसके स्तन से दूध होता है वो बाहर आ जाता है। और इसमें क्या रहते हैं आपके, ऐसे ऐसे जहाँ तहाँ पर ये पूरा जो रहता है वो बस ये ऊतक रहते हैं। ठीक, एडिपोस टिश्यू होते हैं, बस ये ऊतक, यानी जो ये जो पूरा जो बना होता है, ये पूरी जो संरचना होती है बसा ऊतक की होती है। और क्या होती है, आपकी ग्रंथि ऊतक होती है। जी आपकी ग्रंथि वाली हो गई। और ये जो मैंने बनाई थी, ये वाली जो संरचना, जो आपको अंगूर जैसे गुच्छे जैसे लिखते हैं, इसमें अंगूर के गुच्छे की बात संरचना होती है, तो जिससे हम क्या बोल देते हैं, दुग्ध ग्रंथियां बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, दुग्ध ग्रंथियां। ठीक, दुग्ध ग्रंथियां बोल देते हैं। अब ये दुग्ध ग्रंथियां क्या होती हैं, जाकर के थोड़ी सी पतली पतली नली में खुलती हैं, जिन्हें हम इस नली की जो क्या बोलते हैं, पटे जो नली होती हैं, इन्हें बोलते हैं दुग्ध वाहिनियां। ठीक है, स्तन या प्राथमिक, एक नाम और लिखते हैं प्राथमिक, की पहली है तो प्राथमिक स्तन, प्राथमिक दुग्ध वाहिनी, प्राथमिक दुग्ध वाहिनी। अब ये प्राथमिक दुग्ध वाहिनी जाकर के एक बड़ी नली में खुलेगी, इकट्ठी करने की एक नली बन जाएगी, वो क्या होगी, थोड़ी सी फूली हुई होगी, फूली होगी तो उसे एम्पूला भाग बोल देते हैं। अब ये आगे जाकर के एक निप्पल की संरचना खुलती है, तो इसे ये क्या बोलते हैं, आपको निप्पल में लिख दिया था, ये निप्पल होता है, इसमें जाकर के खुलती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो पूरा भाग रहता है, इसको मैंने बोला था अभी एरोला, ये आपका क्या हो जाता है, इस प्रकार का क्या हो जाता है, आपके ग्रंथि हो जाती है, दुग्ध ग्रंथि। ठीक, यदि नहीं हुआ है तो एक बात देखिए, एक थोड़ा सा अच्छा सा नाम करके, ये एक एक कर करके थोड़ा सा पूरा किचन हो गया था, ये हो जाती है आपकी दुग्ध ग्रंथि। ठीक, और दुग्ध ग्रंथि में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर लिखने की बात करेंगे, तो लिखने के लिए, आप आंसर में क्या लिखोगे, तो लिखेंगे इसमें स्तन मादा के बच्च भाग में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन पाए जाते हैं। ठीक, जो यहाँ पर लिखेंगे, जो जो दूसरी पसली से दूसरी पसली से छठी, ठीक है, पसली तक फैली होती है। ठीक, अब मैं मैन पॉइंट हार्मोन यहाँ पर कोई नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया है, तो आप वहां देख सकते हैं। मैन पॉइंट लिखूंगा, प्रत्येक स्तन
में 15 से 20 स्तनपालियां होती हैं। स्तनपालियां होती है, पालियां होती है, ठीक, जिसमें अंगूर की भांति, जिसमें अंगूर की भांति संरचना पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे ऊपिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊपिका कहते हैं। ठीक, जिनमें दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें क्या होगा? दुग्ध का निर्माण होता है। तो इसमें लिख लेंगे जिनमें दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक ठीक, ये दुग्ध का निर्माण होता है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे ये पालियां, सॉरी, ये ऊपिकाएं, ऊपिकाएं एक नली में खुलती है। ठीक है, अपनी 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 ओर की नली में खुलती है, खुलती है, जिसे प्राथमिक, क्या लिखेंगे? जिसे प्राथमिक दुग्ध वाहिनी कहते हैं। ठीक है, जिसे प्राथमिक दुग्ध वाहिनी कहते हैं। ठीक, अब यहां से क्या होगा? ठीक, यहां से क्या कहते हैं? यहां से ठीक, प्राथमिक दुग्ध वाहिनी यानी ये वाहिनी, ये वाहिनियां आगे चलकर एक चौड़ी नली में खुलती है, नली में खुलती है, जिसे एम्पूला कहते हैं। ठीक है, एम्पूला कहते हैं। ठीक, अब ये एम्पुला कहते हैं। अब ये एम्पुला जो है, ये जाकर के आगे जाकर के चूचक होता है, वहां पर खुल जाते हैं। ठीक, एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला के पीछे वाली थी वो आपकी दुग्ध वाहिनियां होती हैं। ठीक, यहां से दुग्ध वाहिनियां निकलकर, दुग्ध वाहिनियां निकलकर चूचक में खुलती हैं। चूचक में खुलती है। ठीक, तो ये संरचना रह जाती है आपके, किसकी बात करते हैं? तो बेटा आपके स्तन ग्रंथियों के बारे में, स्तन की बात होती है। सिंपल सी ये संरचना ऐसे करके बनाना है, एग्जाम में भी आपको आएगा, ये बना लेना है। इसके बाद में ये जो आपका एरोला पार्ट हो जाएगा, हल्का सा डॉट डॉट करके दिखाएंगे ऐसे। और यहाँ पर क्या बनानी है आपको? पालियां बना लेनी है। और ऐसे करके ऊपर अभी जो मैंने बनाया था, ये आपके मुझे दिखा देना है। इसके बीच बीच में आपको ऐसे करके एडिपोज टिश्यू यानी बस्यू तो वो शो कर देने हैं। और यहाँ पर क्या कर देने हैं? छोटी छोटी संरचना, ऐसे अंगूर के गुच्छी वाला संरचना ऐड कर देनी है। और वो जाकर के ऐसे एक नली बना देंगे। ठीक, ये नली जाकर ये आगे सब इकट्ठी हो जाएंगी और फिर इकट्ठी होकर के अपने अपने भाग में ये सब यहाँ आकर खुल जाती है। ठीक, तो ऐसे करके आपको बना सकते हो, जो मैंने अभी बड़े करके बनाए थे। ठीक, और वही आपको ऐसे करके लिख देना है। ठीक, तो अब आपका ये टॉपिक खत्म होता है मादा जनन तंत्र का कंप्लीट, चाहे साग्रंथि हो चाहे आपके अंग हो। ठीक, ओके, तो अब बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।